Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. अब आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे देसाई लियाकत पैक्ट और खुद सोच रहे होंगे कि क्यों इतने छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं रीजन इसका आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ नामों के बारे में ही चर्चा की जाती है, एक तरीके के नाम ही बार बार रिपीट होते हैं। तो जब मैं बचपन में बुक उठा के पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या इन्हीं लोगों ने हमें आजादी दिलाई, क्या इन पर्टिकुलर लोगों ने ही हमें आजादी दिलाई, क्या एक परिवार का ही योगदान रहा आजादी दिलाने में? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इतिहास के अंदर छुप के रह गए। उसी के अंदर से एक नाम है भूलाभाई देसाई, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसी के अंदर हम बायोग्राफी भी जानेंगे ऑफ भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट के साथ और धीरे धीरे वो किसके साथ ज्वाइन होते गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। 1930 के अंदर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और 1934 में उनका इलेक्शन हुआ सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। वहां जाके उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिए। भूलाभाई देसाई एडवोकेट भी थे पेशे से, तो वहां जाते और अपने तर्क रखते। जब 1940 के अंदर उस दौरान इंडिया को इंक्लूड कर लिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बिना नेशनलिस्ट लीडर से पूछे, तब उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि अगर ये इंडिया का युद्ध नहीं है, अगर ये भारत का युद्ध नहीं है, तो आप भूल जाइए कभी भी भारत आपका साथ देगा। ये सारी बातें उन्होंने कहां कही? सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर कही। बहरहाल हम चलते हैं अब देसाई लियाकत पैक्ट की तरफ कि इसकी जेनेसिस किस तरीके से हुई। हमने देखा 1937 में हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल इलेक्शन, और 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। अब कांग्रेस ने रिजाइन करने के बाद सोचा कि अब क्या किया जाए, तो 1940 में कांग्रेस का सेशन हुआ, जो कहां हुआ? रामगढ़ सेशन हुआ। वहां पे ये डिसीजन लिया गया कि हम मदद करेंगे ब्रिटिशर्स की, हम उनके साथ आ जाएंगे, बट अगर वो हमें मौका दे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने का, क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ प्रोविंसेस में थी अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट। तो यहां कहा गया कि अगर हमें मौका मिले, उस रेजोल्यूशन में ये लिखा गया कि अगर हमें मौका मिले प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने का, तो हम ब्रिटिश एम्पायर का साथ देने के लिए तैयार है। और उसी के चलते सामने आया ऑफर, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई कि किस तरीके से वो इंडिया का सहयोग चाहते हैं। आइए तो सबसे पहले अगस्त ऑफर देख लेते हैं। सबसे पहले अगस्त ऑफर में कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। दूसरी वहां पे बात कही गई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वाइसरॉय का, उसको एक्सपांड कर दिया जाएगा और उसके अंदर ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतने टाइम तक आप लड़ रहे थे कि हमें हमारा संविधान बनाने दीजिए, हमें हमारा संविधान बनाने दीजिए, जाओ दी आपको आजादी, इसे एक्सेप्ट कर लो और इसके बाद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और उसके अनुसार आप अपना संविधान तय कर लो। वीटो पावर्स टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के खिलाफ कोई भी तरीके का कदम नहीं उठाया जाएगा और जब तक माइनॉरिटी सहमत नहीं है तब तक किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सारी चीजें यहां पे बताई गई। वॉर एडवाइजरी काउंसिल, इसके अंदर एक काउंसिल बनाई गई जो एडवाइस करेगी, सिर्फ एडवाइजरी काउंसिल थी, तो इससे भी काफी ज्यादा नाखुश थे जवाहरलाल नेहरू। और यहां पे लास्ट में एक कंडीशन डाल दी गई कि ये जितनी भी चीजें हैं ये वॉर खत्म होने के बाद एग्जीक्यूट की जाएंगी। अब यहां पे मुस्लिम लीग तो मोर और लेस सेटिस्फाइड था क्योंकि माइनॉरिटी की यहां पे बात की गई थी, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश नहीं थी। उन्होंने 1930 में यह प्रण ले लिया था कि अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। मोतीलाल नेहरू के बाद किसने टेक ओवर कर लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? जवाहरलाल नेहरू ने। और किस कंडीशन पे किया था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये था अगस्त ऑफर। और इसी के बाद ये चर्चा चलने लग गई कि जब तक किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं आता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी पार्टीज में, तब तक ब्रिटिश एम्पायर किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ नहीं सोचेगा। बहरहाल समय बीता और हमारे यहाँ शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको मालूम है जैसे ही महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा की, उसी के तुरंत बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और सिर्फ उन्हें नहीं बाकी सारे नेताओं को भी अरेस्ट कर लिया गया। सारे नेता जेल के अंदर थे। किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो, किस तरीके से चर्चा हो, तो उस समय तक स्टेलमेट आ गया था। अब सब लोग चाहते थे कि कोई ना कोई तरीके से डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट देखने के लिए मिला हमें CR फॉर्मूला में, जो 1944 में आया। CR फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीजें थी उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं।
मुस्लिम लीग टू सपोर्ट कांग्रेस इन गेटिंग इंडिपेंडेंस, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने वाली है सेंटर में, उसमें भी मुस्लिम लीग उनके साथ कोऑपरेट करेगी। तीसरी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो प्लेबिसाइड से डिसाइड करेगा कि क्या उन्हें सेपरेट पाकिस्तान नेशन चाहिए भी या नहीं। उसके बाद बात आई कि अगर पार्टीशन होता है तो डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन, इसके ऊपर एक जॉइंट एग्रीमेंट होगा जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों पे लागू होगा। टू बी ऑपरेटिव इफ इंग्लैंड ट्रांसफर्स फुल पावर्स टू इंडिया। अब ये कंडीशन कब होगी? जब इंडिया के पास पूरी पावर आ जाती है, यूनाइटेड इंडिया के पास पूरी पावर आ जाती है, तब हम आगे की चीज सोचेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला नहीं साहब, ये जो आप कंडीशन बता रहे हो ना, ये आप आगे की चीजें बता रहे हो, मुझे प्रोमिसेस नहीं चाहिए, मुझे आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना को इंटरेस्ट नहीं था, मुस्लिम लीग को इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिपेंडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि कितने दिनों बाद मिल रही है, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान से मतलब था, हमें सिर्फ हमारा पाकिस्तान चाहिए। तो ये सारी टॉक्स जो है फेल हो गई। इसी दौरान 1944 में महात्मा गांधी जो है जेल से बाहर आए क्योंकि उनकी हेल्थ सही नहीं चल रही थी। तब उनकी बातचीत हुई भूलाभाई देसाई से। भूलाभाई देसाई की भी हेल्थ थोड़ी खराब चल रही थी, इस कारण से उनको अरेस्ट नहीं किया गया, और क्योंकि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो दोनों के बीच में बातचीत हुई और कुछ ना कुछ सांठगांठ हुई, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने उन्हें कुछ निर्देश दिए जिनको फॉलो करने लगे भूलाभाई देसाई। और उन्होंने सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट की, किसके साथ? लियाकत अली खान के साथ। लियाकत अली खान के साथ वो एक सीक्रेट मीटिंग थी जिसके अंदर डिस्कशंस हो रहे थे। इसके बारे में महात्मा गांधी को छोड़ के किसी को नहीं मालूम था, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जवाहरलाल नेहरू, ना किसी और कांग्रेस के लीडर की। उसी की तरह लियाकत अली खान ने भी ये चीज सिर्फ अपने तक रखी और मुस्लिम लीग में किसी को भी नहीं बताई। मतलब जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसी के साथ साथ अगर मुस्लिम लीग की बात कर ले तो मोहम्मद अली जिन्ना, उनको इस पैक्ट के बारे में और इस डिस्कशन के बारे में कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट हुआ क्या, अचानक से ये बात बाहर आ गई, और जैसे ही ये बाहर बात आई काफी ज्यादा हो हल्ला हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डिस्कशन बाहर निकला। अब भूलाभाई देसाई को बुलाया गया कि भूलाभाई देसाई आइए। भूलाभाई देसाई ने इधर उधर देखा कि कहाँ है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पीछे से निकल लिए। महात्मा गांधी ने किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं किया। भूलाभाई देसाई अकेले पड़ गए और उनके ऊपर पार्टी से गद्दारी का आरोप लगा। इतने बड़े लीडर जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया पार्टी के लिए, वो अकेले पड़ गए। लियाकत अली खान ने भी बोला कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, और ये सारी चीजें उन्होंने जो है खारिज कर दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी डिनाई कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिनाई कर दिया, बड़े बड़े लीडर्स ने भी डिनाई कर दिया, और इसी के साथ साथ भूलाभाई अकेले पड़ गए। अब क्या कंडीशन बनी आगे? आगे तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं दी गई थी। तो ऐसी कंडीशन हो गई। जब भूलाभाई देसाई डेथ बेड पे थे, जब वो जाने वाले थे, तब महात्मा गांधी उनसे मिलने पहुंचे, और उन्होंने महात्मा गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इंसान के मन पे चोट पहुंची थी, वो इस तरीके का काम कर रहे थे, अब उनको अकेला छोड़ दिया गया, तो वो थोड़े से उस चीज से खफा हुए। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें थी देसाई लियाकत पैक्ट के अंदर, उस पे एक नजर डाल लेते हैं। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर का कंपोजिशन है वो 40% होगा मुस्लिम लीग द्वारा, 40% कांग्रेस द्वारा, 20% माइनॉरिटीज द्वारा। दूसरी चीज, इसके एवज में लियाकत अली ने ड्रॉप कर दिया आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अब ये गवर्नमेंट कौन से एक्ट के थ्रू फंक्शन करेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ये फंक्शन करेगी। बहरहाल कभी भी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं सबने अपना अपना हाथ खींच लिया। भूलाभाई देसाई को बहुत ज्यादा इसकी जो है हम बोल सकते हैं दुख हुआ इस चीज का कि ऐसा उनके साथ हो गया। बट इसी के साथ साथ वो एक मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें अपने आप को साबित करने का मौका मिले, और वो मौका आया 1945 के अंदर, जब आईएनए ट्रायल्स चालू हुए रेड फोर्ट के अंदर। भूलाभाई देसाई को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप किसी भी तरीके से आर्ग्यू नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि वो एडवोकेट भी थे, पर भूलाभाई देसाई उस कंडीशन के अंदर वहां पे पहुंचे। लगातार उन्होंने 10 घंटे तक आर्ग्यूमेंट किया, 2 दिन तक उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया विदाउट नोट्स। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई भी एडवोकेट भी हो वो भी ये नहीं सोच सकता कि मैं विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट नोट्स कोर्ट में पहुंच जाऊं और आर्ग्यू करूं। और क्या बेहतरीन उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। जितने भी एडवोकेट्स थे उनके लीडर थे वो, उनकी लीडरशिप में काम चल रहा था सारे। और भूलाभाई देसाई ने इतने बेहतरीन आर्ग्यूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने सौंप दिए इंडियन सोल्जर्स जापान को, तो उनका किस तरीके से हक बनता है इन पे,
ये चीज सोचने वाली बात है। आप जिनको ट्रायल के अंडर लेके आए हैं, जिन इंडियन सोल्जर्स को, उनको तो आपने सौंप दिया था जापान को, सरेंडर कर दिया था, अब आपका क्या हक। तो ये थे वो भूलाभाई देसाई, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। और जो मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर करी, मैंने आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करी, हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा शेयर किया, वो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे और आने वाली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।